बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। आज हम फ़ालिज पे बात करेंगे। फ़ालिज क्या होता है, ये जहन में आता है कि ये पूरी ज़िंदगी की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मसाइल हो सकते हैं। और हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक। डॉक्टर अब्दुल मालिक प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी के। इनसे हम आज बात करेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, फ़ालिज क्या होता है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इससे हम किस तरह बच सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं फ़ालिज क्या होता है डॉक्टर अब्दुल मालिक? बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि फ़ालिज जो है वो बहुत सारे ऐसी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी ऐसी मसाइल कर देता है जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी खासी मुतासिर हो सकती है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी फ़ालिज होता क्या है। बेसिकली फ़ालिज जो है या तो दिमाग की कोई शरियान या तो वो फट जाए, जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जिससे या वो ऑक्सीजनेशन उसकी कम हो जाए, इस्कीमिक स्ट्रोक जो कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर शरियानों का मसला है, ये ब्रेन अटैक है। फ़ालिज इज़ अ ब्रेन अटैक, ये दिमाग का दौरा है। ये इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा ये है कि सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, एज सच ये अब नहीं, बेसिकली इट्स अ ब्रेन अटैक और ये दिमाग का दौरा है, जिसके नतीजे में जिस हिस्से में भी दिमाग की शरियानों को जो खून सप्लाई करने वाली जो वेजल्स होती हैं, चाहे वो आर्टरीज़ हों चाहे वेन्स हों, जहाँ जो उसकी डैमेज या उसका नुकसान होता है, वो जो दिमाग का ऐसा जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ पे वो अलामात हो सकती हैं। ये क्या अलामात हो सकती हैं जिसमें हम पहचानें कि ये फ़ालिज हो रहा है? हाँ, ये बहुत अहम है और इसको तो हम आपके तवज्जो से भी और बड़े पैमाने पे चाहते हैं कि इस बात को, इसका सादा तरीन जो एक्रोमेन है वो फास्ट है, FAST, फास्ट। वैसे उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया जाए तो उसको बी फास्ट कह सकते हैं, BEFAST। अच्छा, अगर हम इसको बी फास्ट के एक्रोमेन में कह लें तो बी फास्ट कह लें तो बी फॉर बैलेंस। अगर अचानक से तवाज़ुन बरकरार होने में मसाइल हो जाएं और कोई गेट डिस्टर्बेंस, चलने फिरने में कोई लड़खड़ाहट आ जाए, तो हम ये एक इब्तिदाई अलामत हो सकती है। ई फॉर आई के अचानक से कोई ऐसा मसला जो बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन अचानक से आई का धुंधलाहटपन हो जाए, दो नज़र आने शुरू हो जाएं, ये यानी आई के हवाले से कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो आप समझें कि दिस इज़ अ रेड साइन, दिस नीड टू बी एमरजेंसी, उसको फौरी तौर पे केयर करना चाहिए। तो बी तो एक इजाफी है, लेकिन जो कॉमन एक्रोमेन है वो है फास्ट, FAST, यानी F फॉर फेस। चेहरे पे अचानक से अगर एब एबनॉर्मेलिटी, डिफॉर्मेटी, कमज़ोरी, चेहरे पे फेस पे फेशियल एसिमेट्री हो जाए, उसका चेहरे की साख्त में कोई तब्दीली हो जाए, अचानक से बिल्कुल नॉर्मल था अचानक से हो जाए। ए फॉर आर्म के अंदर, बाजू के अंदर कोई कमज़ोरी हो जाए, अचानक से बाजू लाग़िर हो जाए, कमज़ोर है, उसकी पावर कम हो जाए। एस फॉर स्पीच, यानी बातचीत में अचानक से लुकनत आ जाए या बातचीत में अचानक से कोई तुतलाहट आ जाए या एफेजिक यानी बातचीत ना करना लग जाए। तो टी फॉर टाइम इज़ ब्रेन, यानी आप फौरी तौर पर इन अलामात होने के नतीजे में या इनमें से कोई एक अलामत होने के नतीजे में फ़ौरी तौर पर एमरजेंसी से रब्ता करें, जो भी आपके करीब तरीन हस्पताल है, ताकि जितना जल्द आप विंडो पीरियड के अंदर एमरजेंसी में लैंड करेंगे और उसकी CT स्कैन जो दिमाग का फ़ौरी तौर पे होने वाला, यानी हमें फ़ौरी तौर पे MRI की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो उसके नतीजे में पता चल जाएगा कि CT स्कैन ब्रेन के नतीजे आया ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, यानी खून की शरियान के डैमेज, या इस्कीमिक स्ट्रोक है जिसके अंदर उसकी ऑक्सीजनेशन या उसकी ब्लड की सप्लाई के अंदर जो तातुल हुआ उसके नतीजे। डॉक्टर मालिक, ये विंडो पीरियड आपने कहा, ये क्या होता है? हाँ, ये बहुत अहम है। देखें, जैसे जैसे जिद्दत इख्तियार इलाज और मुआलजे में की जा रही है, वैसे वैसे आपको इब्तिदाई यानी जो मुआलजीन हैं, डॉक्टर्स हैं, जो एमरजेंसी को केयर प्रोवाइड करते हैं, लाजमी नहीं कि वो न्यूरोलॉजिस्ट हों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो फौरी तौर पे वो इब्तिदाई साइंस को जज करें
और उसमें टाइम इज़ ब्रेन, यानी टाइम को लैप्स होने से बचाएं जितना, यानी 3 to 4.5 आवर का विंडो पीरियड है कि जिसके अंदर अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई मानत नहीं है तो IVTP एक इंजेक्शन है। जिस तरह कार्डियो में आप स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जल्दी वो चीज़ रिवर्ट बैक, इसी तरह यहाँ पर TPA एक इंजेक्शन है जिसके नतीजे में आप वो डैमेज, वो चीज़ें और जो मोटर वीकनेस है उसको बहुत हद तक रिवर्ट कर सकते हैं। ये TPA क्या होता है? बुनियादी तौर पे ये इंजेक्शन है और इसको उस विंडो पीरियड के अंदर जिसके अंदर ये भारा जानकारी कर लिया जाए कि NIHSS स्केल क्या है, यानी ये माइलेज का काम है और ये ERs में लगा हुआ भी होता है कि भाई आप अगर याद नहीं भी है, मुमकिन है हर एक को याद ना हो, तो उसकी बुनियाद पे और किस किस में नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कोई एंटीकोगुलेशन थेरेपी ले रहे हैं, यानी उनको इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होनी चाहिए, किस एज में किस BP में दे सकते हैं, किस BP। तो अगर इंडिकेटिव है और विंडो पीरियड के हैं तो TPA देने से पेशेंट बहुत ज़्यादा, या अब तो थ्रोम्बोलाइसिस और आगे थ्रोम्बेक्टोमीज और उसके आगे तक की भी इलाज मुआवजे आ गए हैं। लेकिन हमारा पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यानी समझते हैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से वो ये है कि जितना जल्द आप अर्ली साइन ऑफ द स्ट्रोक पिक कर लेंगे, पेशेंट की डिफॉर्मिटी, पेशेंट का नुकसान कम से कम हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बहुत, इसकी क्या वजूहात होती हैं और स्ट्रोक में क्या अमल है इसमें? हाँ, देखें, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या ओवरऑल दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के करीब 50% फालिज बचाया जा सकता है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से, और उसका नाम है ब्लड प्रेशर। यानी अगर हम ब्लड प्रेशर को 120-80 के रेंज में रखें और मरीज़ को वाज़े तौर पे बताएं, जो ब्लड प्रेशर के हवाले से एक बहुत सारी मिथ्स हैं जो आवाम में पाई जाती हैं कि जी 60 साल का हो जाऊंगा तो 160 के ऊपर ब्लड प्रेशर होना चाहिए, 70 का हो जाऊं तो 170 होना चाहिए, 50 का हो जाऊं तो 150, ये बिल्कुल एक तोहमात हैं, एक गलत इंटरप्रिटेशन है ब्लड प्रेशर के हवाले से। तमाम डॉक्टर्स को अपने मरीज़ को वाज़े और दो टोक अंदाज में बताना चाहिए कि भाई ब्लड प्रेशर 120-80 के गिर्द ही होना चाहिए, इससे बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटिव। हम अपनी देखें, हमारी जो माशरा है, हम पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, यहाँ पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 स्ट्रोक्स यानी 1000 फॉलेज रोज़ाना होते हैं। और मुख्तलिफ हॉस्पिटल बेस स्टडीज़ के नतीजे में ये बात सामने आई है कि 400 के करीब लोग जो हैं मुख्तलिफ स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशंस और स्ट्रोक की वजह से लुक़्मा अजल बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो ज़बान के नीचे गोली रख देते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट? ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। यानी देखें, ब्लड प्रेशर के ये बहुत अहम सवाल है और ये बात हम अपनी जो वर्कशॉप्स और जो डॉक्टर्स के लिए कराते हैं उनको ख़ास तौर पे ये ताकीद करते हैं कि खुदा के लिए ब्लड प्रेशर को एग्रेसिवली कंट्रोल और लो मत कीजिए, एग्रेसिवली उसको नीचे मत लाइए। और ख़ास तौर पे सब लिंगुअल ट्रीटमेंट देने के नतीजे में जो फाइलेज मैं आवाम की समझ के लिए, जो फाइलेज नहीं भी होना है तो आप इसका मतलब है कि उसको बिल्कुल तैयार कर रहे हैं कि फाइलेज हो। ये जो आपने बात की कि कोई फालिज नहीं होना, वो क्या होता है? बेसिकली देखें, अगर ब्लड प्रेशर शूट किया है और उसको एमिकेबली, कहते हैं ना, उसको जस्टिफाइबली और एमिकेबली उसको लो करें, और उसकी पूरी एक, यानी ये आवाम के लिए तो डॉक्टर को जानना ज़रूरी है कि किस अंदाज में उसको कितने mmHg के हिसाब से लो करके। अगर आप सब लिंगुअल देंगे और सडन ड्रॉप करेंगे तो ब्रेन का जो वेजो कंस्ट्रक्शन का मैकेनिज़्म है, जो वेजो उसका, वो आप एक तरह से समझ लें कि उसी पैथोफिजियोलॉजी को आप जनरेट करेंगे। आप उसके नतीजे में जो इस्कीमिक अटैक या वो नहीं हो, वो भी आप एक तरह से सादा अल्फाज में पुश एंड पुल के नतीजे में वो इंसिडेंट करने के लिए एक तरह से कैटलिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं। सही। डॉक्टर मालिक, कभी कभी कमज़ोरी होती है और फिर ठीक हो जाती है, जिसको TIA भी कहते हैं। ये TIA क्या होता है? ये भी आम सवाल। देखें, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक TIA, इसको छोटा फालिज भी हुर्फ़-ए-आम में कहा जाता है। अचानक से कोई एक डिफॉर्मिटी होती है और उसके नतीजे में वो वापस रिवर्ट बैक हो जाती है, जो ट्रांजिएंट यानी एक
वक्ती अमल के नतीजे में इस्कीमिक अटैक हो रहा होता है। अच्छा, ये इसको भी समझ लेना, ट्रांजिएंट हेमरेजिक अटैक नहीं होता, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक ही होता है, TIA। लेकिन अब इसको आज के जदीद उसमें जितनी तहकीकात हुई हैं, इसको भी अब फालिज ही गिना जाता है। इसको हम बिल्कुल नहीं कहते कि भाई TIA हुआ, उसका पूरा वर्कअप फालिज के तौर पे होना चाहिए, उसकी पूरी सेकेंडरी प्रिवेंशन फालिज के नतीजे में होनी चाहिए, उसकी पूरा यानी इलाज और मुआलजा फालिज के ही डगर पे होना चाहिए। उसको आप फालिज से आउट करके जस्ट इसको जिसे कहते हैं लेफ़्ट ओवर नहीं कर सकते। ठीक है। सो हमने ब्लड प्रेशर की बात कर ली, और क्या क्या बीमारियां हैं जो फालिज की तरफ लेके जा सकती हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, 90% फालिज प्रिवेंटेबल है, और उसका इलाज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कितना महंगा है, कितने टेस्ट, कितनी दवाइयाँ, कितनी। वो 90% अवामिल क्या हैं जिसके नतीजे में फालिज से बचा जा सके। नंबर 1, जैसे पहले गुजारिश की कि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल, और हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, यंग पॉपुलेशन के अंदर, ओल्ड तो जो एज रिलेटेड मैटर, उसके ब्लड प्रेशर अच्छा खासा प्रिवेल करता है, अच्छा खासा इंसिडेंट है। इसी तरह नंबर 2, डायबिटीज़, यानी ये तो एक तरह से एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। अब इसकी अपनी एक वजूहात है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन डायबिटीज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू कॉज स्ट्रोक। लिहाजा शुगर अब हो गए, अव्वल तो उससे बचना चाहिए आपको डाइटरी कर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो आपको शुगर को पता होना चाहिए कि भाई बग़ैर नाश्ते के कितने पे कंट्रोल करनी है, नाश्ते खाने के 2 घंटे के बाद कितनी कंट्रोल करनी है। हमारी आवाम को इस हवाले से भी आगाही होनी चाहिए, जो अमूमी तौर पे जो मरीज़ हम ट्रीट करते हैं नहीं होती। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो उम्र इतनी है, मैं तो इतने शुगर खा लेता हूँ, इतनी तो खा सकता हूँ। 110 बग़ैर नाश्ते से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो HbA1c उनसे कहें 6 से नीचे, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनसे कहें 6 से नीचे रखें, ताकि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो। इसके अलावा मोटापा, हमारे माशरा, वैसे तो हम कहते हैं कि माशीम नामवारी या फलाना, लेकिन मोटापा में हम BMI जो है वो हमारा, हम यानी मोटी कौम है, हम नौजवान कौम तो हैं ही हैं हमारी एवरेज, लेकिन उसके साथ साथ मोटापा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की तंबाकू नोशी, यानी ये बहुत बड़ा, हम च्यूइंग टोबैको में वन ऑफ द यूनिक कंट्री हैं। यानी हम हमारे यहाँ सिर्फ सिगरेट नहीं पी जाती, बल्कि मावा, गुटखा, मेनपुरी और गंदी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और अभी एक जो ख़तरनाक चीज़ है वो जो प्रिवेल कर गई है, वो वेप्स, जो ई सिगरेट कह लें आप। यानी एक छोटा सा स्पैन ऑफ एरिया, ये मिलेनियम शॉपिंग मॉल हमारे घर के पास से लेकर और क्या कहते हैं नीपा तक, उनमें 6 से 7, ये 1-1.5 किलोमीटर का इलाका भी नहीं होगा, 6 से 7 ई सिगरेट की दुकानें हैं। और वो उसका जो स्मोक है वो भी बहुत थिन होता है, यानी जो सिगरेट का जो स्मोक है वो फिर थिक है। ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और वो जो आज का शीशा और ये सब, तो हमारे यहाँ यूनिक, फिर क्या कहते हैं, इसके अलावा नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, तसाहुल पसंदी, इसके अलावा जो ओवरऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो माहौल में आलूदगी है, फिर स्ट्रेस, फिर तनाव, फिर एंग्जाइटी, ये सब अवामिल एक कॉम्बो होके इस कौम को फालिज की तरफ धकेल रही हैं। अब मरीज़ पहुंच गया इमरजेंसी में स्ट्रोक के साथ, और हमने TPA की भी बात कर ली, मरीज़ को TPA मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, अगर वो क्वालिफाई कर गया TPA और उसको TPA मिल गया तो, और अगर फ़र्ज़ करें क्वालिफाई नहीं किया TPA, तो दोनों सूरतों में सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक पे तो आप पेशेंट्स को, यानी उसको उसके ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसके शुगर के हवाले से, उसके डिसलिपिडीमिया के, यानी कोलेस्ट्रॉल, खून में चर्बी या ट्राइग्लिसराइड, उसके हवाले से इलाज तो बहरहाल करेंगे अगर वो डीरेंज्ड हैं, और उसके सेकेंडरी प्रिवेंशन पे तो डालेंगे। असल में 2 चीज़ें, एक है फालिज, जो फालिज हो गया है, और जो आइंदा फालिज के लिए, तो एक है जो फालिज नहीं हुआ, तो एक जिसको फालिज नहीं हो तो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक पे उसको होना चाहिए, ताकि उसका शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर फालिज हो गया है तो TPA, जिस तरह हमने कहा, अगर वो तमाम प्री रिक्विजिट पूरे करता है तो उसको दे दें। उसके बाद वो सेकेंडरी प्रिवेंशन पे और प्लस रिहेबिलिटेशन के हवाले से, अगर उसकी बॉडी में यानी मोटर वीकनेस है, स्पीच का प्रॉब्लम है, तो रिहेबिलिटेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। हम अमूमन क्या करते हैं, हम मरीज़ को कह देते हैं कि भाई ये दवाएँ खाएँ, ये तो उसको अगले फालिज से रोकेगा, ये उस फालिज के हवाले से, तो उस फालिज के लिए तो रिहेबिलिटेशन जो उसकी है,
चलने फिरने के हवाले, जितनी जल्दी फिजियोथेरेपी का मामला होगा, अगर स्पीच का मामला है जितनी जल्दी स्पीच थेरेपी का मामला होगा, अगर रोज़मर्रा उमूर ज़िंदगी उसको नहीं देता तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से मामला होगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो उसको पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, उसके हवाले से फैमिली और साइकोलॉजिस्ट उसके ज़रिए होगा। तो एक कंप्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के ज़रिए ही, एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर के नतीजे में और कंप्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट की स्ट्रोक केयर के नतीजे में ही हम उस इंसान को दोबारा माशरे के अंदर एक कारामद फ़र्क के तौर पर दोबारा डाल सकते हैं। क्या फालिज एक बार हो जाए तो फिर दोबारा होने के चांसेस होते हो सकते हैं अगर वो अवामिल पे कंट्रोल ना किया जाए। और फिर क्या जो दूसरा स्ट्रोक है वो ज़्यादा नुकसानदेह बिल्कुल होता है, जाहिर सी बात है। और उसको बचाव किस तरह करें? देखें ना, ये जिस बंदे ने पहले बचाव नहीं किया उसको दूसरे बचाव पे तो उसको मतलब हम ये मतलब हमारी बहैसियत डॉक्टर भी और बहैसियत माशरे के एक फ़र्द के भी ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करें कि जिसको फालिज हो गया उसको तो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर से और बहुत ज़्यादा बहाली आसाब की तदाबीर से गुजरना होता है, बहुत ज़्यादा एहतियात। वैसे ही ओवरऑल भी एहतियात, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो वो तो यानी कहते हैं क्वालिफायर है किसी भी किस्म के और कॉम्प्लिकेशन के हवाले, सिर्फ फालिज नहीं किसी किस्म के। यानी अगर फ़र्ज़ करें उसके खाने पीने के निगलने के मामलात में मसाइल हो गए, जैसे सॉलिंग प्रॉब्लम कहते हैं, तो भाई उसको एस्पायराइड निमोनिया हो सकता है उसके अंदर, और मतलब आप फालिज भूल जाएंगे, नए मसाइल शुरू हो जाएंगे। हम एक एक करके बात करते हैं। अगर एनजी डली हो नाक की नल की तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस? सबसे अहम कॉम्प्लिकेशन नाक की नाली से जो खाना पिलाना वो है एस्पायराइड निमोनिया। ठीक है। यानी वो सांस की नाली में खुराक और वो जाने, इसलिए हम इसकी एहतियाती तदाबीर के तौर पे बहुत सादा अल्फाज में तीमारदारों को ये बात समझाते हैं कि आप जब भी पेशेंट को एनजी ट्यूब यानी खाने की नाली लगी हुई है तो आप अज़राए करम खाना खिलाने या कोई चीज़ पिलाने से आधा पौना घंटा पहले और खाना खिलाने और उसके पिलाने के आधा पौना लिटाएं मत। अच्छा। उसको एक सही पोस्चर में रखें ताकि कोई ऐसा इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसके नतीजे में आप फालिज को तो भूल जाएं और आप नई कॉम्प्लिकेशंस के साथ, नए बहुत संगीन मसाइल के साथ मरीज़ को हम हैंडल करना जो ज़्यादा और मुश्किल हो जाता है। सही। और कितने दिनों तक ये नलकी रह सकती है? देखें वैसे तो इसका कोई 2+2 आंसर नहीं है कि इतने घंटे, लेकिन सॉलिंग यानी निगलने की सलाहियत जैसे ही बेहतर हो तो नलकी निकाल देना, यानी सॉलिंग उसकी असेसमेंट बेहतर हो जाए। इसलिए कहते हैं कि आप विदिन 24 आवर, देन 48 आवर, देन 72 आवर उसकी सॉलिंग असेसमेंट बहरहाल वक्फे से करते रहें, बहुत ही यानी बहुत ही छोटे मिकदार की लिक्विड के साथ, बहुत ही आइसिंग के साथ या उसके, ताकि कहीं उसको फंदा ना लग रहा हो जो अमूमन कहा जाता है, या सॉलिंग में उसको प्रॉब्लम ना हो रही हो, वरना वो और मसला है। लेकिन सॉलिंग असेसमेंट असूली तौर पे जो जदीद वो तो स्पीच थेरेपिस्ट का काम है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट का काम। कुछ के पेट में भी हम वो नलकी लगा देते हैं, खाने की पैक जी जी, वो तो फिर उस वक्त जब वो बिल्कुल भी अगर सॉलिंग की असेसमेंट प्रॉपरली ना हो रही हो और वो सॉलो नहीं कर पा रहा हो, ज़ाहिर सी बात है बहुत लंबे अरसे यानी आप खाने की नाली या एनजी ट्यूब नहीं लगा के रख सकते, वो बहुत सारे इन्फेक्शंस के बायस में। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं बहैसियत मुआलिज कि ये इस नौबत तक सिचुएशन ना आने पाए, और क्योंकि ये भी एक और इन्वेजिव प्रोसीजर है और एक और कॉम्प्लिकेटेड मामला है। डॉक्टर मालिक, पेशाब की नलकी का जो है, पेशाब का भी प्रॉब्लम होता है, तो ये नलकी का इशू कब तक हो सकता है रिजॉल्व और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये भी जिस तरह यानी खाने की नाली वाला मामला इम्पॉर्टेंट है, वो चेस्ट इन्फेक्शन के बाइस बनता है, वो ऊपर के मसाइल, इसी तरह पेशाब की नाली नीचे मसाने के इन्फेक्शंस और किडनी यूटीआईज और बहुत सारे और इन्फेक्शंस का बायस बनता है। तो एक तो ये है कि यानी अगेन कि बहुत अर्ली ये डिटेक्शन कर लेना चाहिए कि ब्लैडर के यानी मसाने के जो समझ लें अवामिल हैं वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसका एक तो अच्छी हाइड्रेशन होनी चाहिए, अच्छी कीपिंग इन व्यू द कार्डियक स्ट्रेस, और अच्छे तरीके से उसका यानी फ्लश होना चाहिए ताकि ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसके नतीजे में यूटीआई हो सके। फिर उसके नतीजे में क्लैंपिंग के नतीजे में इंटरमिटेंट जिसे कहते हैं ना, क्लैंपिंग के नतीजे में उसके मसान ब्लैडर के मसल्स को हमें
जांचकारी करते रहना चाहिए कि आया इनके अंदर पावर वो चीज़ वो रिटेनरेशन आती जा रही है नहीं आती जा रही है। जाहिर सी बात है ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी है। अगर फ़र्ज़ करें सॉलिंग के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो जिससे मैंने आपसे कहा कि सॉलिंग के हवाले स्पीच का इन्वॉल्वमेंट होगी, नहीं होगी तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पैक ट्यूब और ये सब चीज़ों के हवाले हो। इसी तरह यहाँ यूरोलॉजिस्ट की बहरहाल, क्योंकि स्ट्रोक की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का तकाजा करती हैं। जस्ट न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो इन मामलात को सही तरीके से हैंडल अकेले नहीं कर सकता है। अब एक कॉम्प्लिकेशन बेड सोर है जो कि इन पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, उसके बारे में बताएं। ये बहुत ही अहम, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर इन सब सवालात में से, क्योंकि ये से कहते हैं ना भाई आपने खाने की नाली डाली तो मैं मसला हो गया, पेशाब की नाली तो वो तो कोई चीज़ डाली तो मसला हुआ, ये तो कुछ भी नहीं किया मसला हुआ। सही। यानी तो इस मसले से तो बहुत अच्छे अंदाज में बचा जा सकता है। मरीज़ को डे 1 पर और मरीज़ के तीमारदारों को तो बहुत ही कॉन्शियसली मालिज का काम है बताना, नर्सिंग स्टाफ का काम है बताना कि मरीज़ की पोजीशनिंग प्रॉपरली करवट दिलाना, उसकी पोजीशन को तब्दील करना, हर घंटे बाद, हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे बाद, जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन इजाज़त दे लाजमी करते रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसकी पीठ, उसकी बॉडी की एक इंस्पेक्शन, एक जायज़ा ऑफ एंड ऑन लेते रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक बेचारा हमारा बुज़ुर्ग, एक हमारा मरीज़ बिस्तर पर पड़ गया तो उसके बाद पलट के देखा ही नहीं और वो बिल आखिर ऐसे ज़ख़म ले लिया जिसके नतीजे में वो मतलब बहुत ज़्यादा और कर्ब और अजियत में मुब्तला हो गया। ये काम से बचा जा सकता है, यानी एनजी के इन्फेक्शन से, कैथीटर यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन से, और इसी तरह बेड सोर से, यानी जो ज़ख़म मुस्तकिल बग़ैर पोजीशन तब्दील किए पैदा हो जाते हैं, उसको बचा जा सकता है। इसको अच्छी नर्सिंग केयर और फैमिली केयर गिवर की सही ट्रेनिंग के नतीजे में हम इन मसाइल से बच सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्चर्स भी डेवलप हो जाते हैं कि लिम्स अगर मूव ना किए जाएं, तो इसके बारे में बताएं कि कॉन्ट्रैक्चर्स को कैसे बचाएं। अब देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ द मैंडेटरी की फॉर द स्ट्रोक रिकवरी। जितना अर्ली उसको हरकत दिया जाएगा, जितना जल्द पेशेंट को मोबिलाइज़ किया जाएगा, जितना जल्द पेशेंट को मूवमेंट आउट ऑफ बेड किया जाएगा, उतने जल्द ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और उसमें कॉन्ट्रैक्चर जिसके अंदर अगर मोबिलिटी नहीं होगी, अगर उसकी फिजियो ठीक टाइम पे शुरू नहीं हुई, अगर उसके हाथ पाँव की मूवमेंट बर वक्त और फौरी तौर पे, अल्लाह ताला ने हरकत रखी है इंसानी जिस्म में, अगर हरकत उसके नहीं दी जाएगी और जामद हो जाएगा तो लामहला मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा जितना जल्द मुमकिन हो, अगर मरीज़ का एक हिस्सा फालिज ज़्यादा हो गया तो उसकी फिजियो के ज़रिए से, उसको पावर एक्सरसाइज के नतीजे में, उसके गेट के नतीजे में, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के नतीजे में हम उस कॉन्ट्रैक्टर से उन यानी पट्ठों की अकड़ाहट या पट्ठों और जोड़ों की उसके नतीजे से बचा जा सकता है। अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ द की। आप अपने तजर्बे से बताएं कि मरीज़ों में क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है स्ट्रोक होने के बाद रिकवरी के सिलसिले में। देखें, इसमें बहुत अभी भी बहुत बड़ा गैप है। देखें, हम तो अपने यानी पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से भी, न्यूरोलॉजी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से भी, न्यूरोलॉजी अवेयरनेस एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, हम आगाही पे ज़्यादा, इस वक्त भी बहुत बड़े बड़ी तोहमात, बहुत बड़े बड़े, मिसाल के तौर पे फालिज हो जाए तो उसको एक्सपोजर ना दें, लपेट के रखें, कबूतर का खून लगा दें, कंबल में नहलाएं नहीं, उसको बिल्कुल ढांप दें, गर्म रखें, गर्माइश में रखें, ये सब मिथ्स हैं। ठीक है। इस लिहाज से फालिज को जितना अर्ली मोबिलाइज़ किया जाए, जितना अर्ली मूवमेंट कराई जाए, उसको नहलाएं धुलाएं, साफ़ सुथरा रखें, उसकी मूवमेंट कराएं, उसकी स्पीच कराएं, उसकी चीज़ों को बेहतर करें, वो उतनी जल्दी मुमकिन होगा कि एक करामत शहरी, करामत इंसान, करामत माशरे का हिस्सा बन सकता है बनिस्बत इसके कि जो हम कर रहे हैं। डॉक्टर मालिक, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा है स्ट्रोक यूनिट्स का क़याम हुआ है। सो स्ट्रोक का जहन में जब भी आता है, स्ट्रोक का जब मरीज़ स्ट्रोक यूनिट में जाता है तो बिल बहुत बन जाता है क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। सो इस बिल को हम किस तरह बचा सकते हैं? गवर्नमेंट सेटअप के लिए कुछ ऐसे स्ट्रोक यूनिट्स हो सकते हैं जो हम कायम कर सकें? देखिए, ये भी एक मतलब जिस हिसाब से पाकिस्तान में फालिज के आदाद शुमार हैं, यानी हम बताते हैं कि जो मुख्तलिफ स्टडीज़ के नतीजे में तकरीबन एनुअली तकरीबन 3 लाख, 3.5 से 4 लाख न्यू स्ट्रोक्स होते हैं,
और तकरीबन 5% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है कमोबेश जो फालिज के बाइस माजूरी वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो दो अवामिल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम रियासत का है, ये काम प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, ये काम NGO सेक्टर का नहीं है, ये रियासत का काम है। रियासत का काम है कि वो सेहत के हवाले से, लोगों की तालीम के हवाले से, अमन अमान के हवाले से पूरी उसके ख्याल रखे। तो सेहत इज़ द की फैक्टर। हर दौर में मुसलमानों की पूरी तारीख़ भरी पड़ी है कि कभी भी सेहत के हवाले से चार्जेस नहीं लिए गए, ये यानी तारीख़ उठा के आप देख लें। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रियासत है ये अपना फ़र्ज़ अदा करे। DHQ की सतह पर आप तो बहुत चंद गवर्नमेंट के मेजर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट बने, वो भी प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं है, ठीक है। लिहाजा चाहिए कि हम इतनी बड़ी DHQ की सतह पे स्ट्रोक के स्पेशलिस्ट का, न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी होना मैंडेटरी है और स्ट्रोक केयर इज़ प्योर डोमेन ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट। जिस तरीके से हमारे यहाँ चूँकि हर जगह हमारे यहाँ पैसे की एक तरह से जहाँ देखी चमक वहीं तौर पड़े, तो उसके नतीजे में हो क्या रहा है, उसके नतीजे में ये हो रहा है कि जो इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी है या थेरेपी उसके हवाले से मतलब कुछ दीगर स्पेशलिटी के लोग कूद पड़े, जबकि उनका काम नहीं है। ये नहीं हो सकता कि गायनी का काम जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट शुरू कर दे, इसी तरह न्यूरोलॉजी का काम जो है कार्डियोलॉजी शुरू कर दे। तो ये काम समझने की भी ज़रूरत है, रियासत को भी अपने रोल को ठीक अदा करने की ज़रूरत है और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको भी ये बात करने की ज़रूरत है कि वो हु इज़ हु एंड हु विल डू के डोमेन पर काम को सही तरीके से चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाए। डॉक्टर मालिक, आखिर में नाजरीन के लिए कोई पैगाम ताकि वो स्ट्रोक से बच सकें? देखें, स्ट्रोक के हवाले से तो नंबर 1 एहतियाती तदाबीर, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, 120/80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा जब अचानक हो कमज़ोर हाथ, पाँव और ज़बान तो फौरी जाएं अस्पताल, बचाएं अपनों की जान। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, जैसे प्रोफेसर अब्दुल मालिक ने बताया कि स्ट्रोक से बचा जा सकता है अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें और अगर फालिज की अलामात हो रही हैं तो करीबी हॉस्पिटल में जाएं ताकि कीमती वक्त को बचाया जा सके और इसका इलाज शुरू किया जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।